गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने इसके बेसिक्स कुछ फीचर्स के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखा था, ठीक है, और इसके मीनिंग के बारे में। तो आज हम इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे लिए, बिज़नेस में किस तरीके से ये हेल्पफुल होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि ये क्या करता है हमारे लिए, फैसिलिटेट क्या करता है जाके, ठीक है, फ़ायदा क्या देता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो हमें मदद करता है कि हम कोई भी जो सेल है या कोई भी परचेज़ है उसे हम क्रेडिट पे कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये एक तरीके से एक ऐसा प्रॉमिस होता है, या बिल को हम प्रॉमिस भी बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी कह सकते हैं जैसे कि। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई चीज़ ख़रीदी है और मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं है एट द टाइम, 5000 का गुड्स ख़रीदा और आप मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको एक बिल ड्रॉ करके प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें मैं लिखूंगा कि मैं आपको ये पैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद मैं आपको पे ऑफ कर दूंगा। इट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। तो ये प्रॉमिसरी नोट के तरीके से ही काम करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये हमको फैसिलिटेट्स देता है, भाई जिसके पास अवेलेबल एट द टाइम कैश नहीं है वो भी इसको अप्लाई कर देता है। और जब टाइम पीरियड पूरा होता है तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बिल दिया था आपको 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, फिक्स कर लेते हैं 3 महीने के लिए। तो आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा, आप वो बिल मेरे पास लेकर आएंगे और मैं आपको उसकी पेमेंट कर दूंगा। एज ए प्रूफ टाइप में हम बिल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, जिसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से, सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये जो है वो एक तरीके से फाइनेंस के तरीके से भी काम करता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, एक पॉइंट समझाया जो कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने आपको बिल दे दिया। तो जो बिल है मेरा वो एक तरीके से फाइनेंस के तरीके से काम तो कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपने ये बिल लिया, आपके पास गया, आपको मैंने 3 महीने का वादा कर दिया कि मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूँगा। बाई चांस आपको किसी और को पेमेंट करनी है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप वही बिल उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक तरीके से जिस तरीके से आप देखते हैं मनी को सर्कुलेट किया जाता है, इस बिल को भी वैसे ही सर्कुलेट किया जाता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के तरीके से काम करता है। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, थर्ड पॉइंट देखते हैं प्लीज़। थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है इजी टू recover, okay, the amount, easy to recover the amount, क्लियर है। इसमें क्या होता है, बिल का जो अमाउंट होता है वो इजीली रिकवरेबल होता है, आसानी से रिकवर किया जा सकता है। मान लीजिए आपको मैंने बिल दिया और आप पैसे लेने गए या बैंक में आपने उसको डिपॉजिट करने गए तो आपको पैसा नहीं मिला। मान लीजिए ऐसा हो जाता है कभी कभार, जैसे चेक के साथ चेक बाउंस हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका बिल जो था वो डिसऑनर हो गया, तो आप क्या करोगे, वो पूरा बिल उठाकर लाकर मुझे वापस करोगे, उसके बदले में मैं आपको पे ऑफ कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि इसमें पैसे आपके डूबते नहीं है, रिकवरेबल हो जाते हैं इजीली, ठीक है। अगला पॉइंट आता है चौथा, जो इसका एडवांटेजेस है, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब आपको मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ा सा। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि बिल जो है हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बिल दिया आपको और आपने जाकर बैंक को दे दिया, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। तो बैंक वाले आपको पैसे दे देंगे और जब टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो वो बैंक वाले जो हैं वो बिल मेरे पास लाएंगे और मैं उनको पे ऑफ करूँगा, ठीक है। लेकिन अब इसी का दूसरा कंडीशन समझिए, जैसे मैंने बिल आपको प्रोवाइड किया लेकिन आपको पेमेंट करनी थी मोहन को, ठीक है। तो आप वही पेमेंट ना कर कर आप उस बिल को उसको प्रोवाइड कर दीजिए। इसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं। जब एक बिल दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं,
सर्टेनिटी एज टू पेमेंट। ठीक है, इसमें ये पॉइंट जो आता है सर्टेनिटी का टू पेमेंट, इसमें ये फिक्स होता है कि पेमेंट किस बंदे को करनी है, किस पर्सन को करनी है जाके। ठीक है, ओके। डेट ऑफ पेमेंट पहले से तय हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, और कितने समय में कितना पैसा देना है, अगर प्लस कुछ देना भी पड़ा उसे एक्स्ट्रा चार्जेस तो वो भी देने पड़ सकते हैं, लेकिन इसकी सर्टेनिटी होती है कि वो पेमेंट होगा और किसके द्वारा होगा और कब होगा, ये डिसाइड पहले से कर लिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट है हमारे पास, कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रेड रेमिटेंस। ठीक है, कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रेड रेमिटेंस। ओके ओके, कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रेड रेमिटेंस का मतलब है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, आसानी से ट्रांजैक्ट किए जा सकते हैं, बैंक में जाके इनका पैसा निकाला जा सकता है, कोई भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है 6th पॉइंट हमारे पास हो चुका है 7 पॉइंट में, वैलिड एविडेंस ऑफ डेट। और ये एक तरीके से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि ये प्रूफ की तरीके से काम करता है। तो ये एविडेंस हो जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक स्वीकृति होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है कि ये मैंने आपको पैसे देने हैं इस टाइम तक। इस तरीके से इसको हम एक लीगल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट के तरीके से भी मानते हैं। और इसको रजिस्टर्ड या इसको लीगल डॉक्यूमेंट किसके बिहाफ पे माना जाता है, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बातें आपको कुछ मेन मैंने आपको समझाई हैं, मेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जो इसकी एडवांटेजेस को दर्शाता है, एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को शो करता है। तो ये हमारे पास था। ठीक है, अब हम समझेंगे थोड़ा सा अलग पॉइंट, इसी को हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये भी आपका एक प्रोमिसरी नोट होता है, तो अब प्रोमिसरी नोट के बारे में हम ज़रा समझेंगे। क्या है प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट किस तरीके से वर्क करता है, ये बिल भी आपका वही है, बट इसको थोड़ा अलग डेफिनेशन के थ्रू दिखाया गया है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे इसको। ठीक है, अब प्रोमिसरी नोट is an instrument in writing, okay, is an instrument in writing containing an unconditional undertakings signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये जो है डेफिनेशन है प्रोमिसरी नोट की, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। अ प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब आपको पता चल गया होगा कि प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिटन में
एक अनकंडीशनल होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साइन किया जाता है किसके द्वारा, जो इसे बनाता है, मेकर है उसके द्वारा। किस लिए, ताकि वो जिसको पे करना चाहता है उसको ये प्रूफ दे कि हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उसको कि मैं ये अमाउंट उसको पे करूँगा, और वो सर्टेन पर्सन होगा कोई भी, ठीक है, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहलाता है वो पर्सन, जो बियर करेगा उसको रखेगा अपने पास में उसके लिए, ठीक है। और ये कौन सी एक्ट चलती है आपकी इसके लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होती है 1881 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्रोमिसरी नोट की स्टेटमेंट है, या मतलब डेफिनेशन है आपकी। अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पार्टीज़ कौन सी होती हैं इसके अंदर भी ये भी जान लेते हैं, फिर हमारा आगे थोड़ा काम बढ़ जाएगा अच्छा सा, ठीक है। पार्टीज़ टू अ प्रोमिसरी नोट, कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, जैसा कि उसमें भी था, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा था कि एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, और एक पेई होता है। बट यहाँ पर हमारे पास कौन होता है, एक मेकर होता है और दूसरा पेई होता है, ठीक है। मेकर जो साइन करके देगा, वादा करेगा कि मैं ये अमाउंट उसको पे करूँगा, ठीक है। और पेई कौन है, जिसको पेमेंट मिलेगी जाके, ठीक है, एट द एंड जिसको पेमेंट मिलती है वो पर्सन हमारा पेई कहलाता है। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास प्रोमिसरी नोट की कहानी, या जो मेन पार्ट था इसका। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स की। जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं हमारे पास, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये इन टर्म्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी, ठीक है। तो इनको ज़रा एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, ठीक है, क्लियर करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ओके प्लीज़, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको, एक मिनट कॉल आ गया था, ठीक है प्लीज़। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले मेरे पास है ड्रॉवर, ओके। जैसा कि हमने आपको बताया था, ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर इज़ द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल, ओके, क्लियर है। उसके बाद दूसरा पर्सन कौन था हमारे पास, वो था हमारे पास ड्रॉई, ठीक है। ड्रॉई जो था वो कौन होता है, उसके लिए हम लिखते हैं ड्रॉई इज़ द पर्सन ऑन होम, ड्रॉई क्या होता है, ड्रॉई इज़ द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, ठीक है, जिसके ऊपर लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बिल बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो हो गया ड्रॉअर, और आपको मैं दे रहा हूँ तो आप हो गए ड्रॉई, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पर्सन आता है पेई, ठीक है। पेई जो होता है वो कौन होता है, ठीक है। तो पेई के लिए जब हम जाते हैं, अभी आपको थोड़ा सा बताया था मैंने कि जिसको पेमेंट होती है लास्ट में, बिल जो पे करेगा, सॉरी अमाउंट जिसको लास्ट में पे ऑफ होगी, वो आपका पेई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेई इज़ द पर्सन टू होम द अमाउंट इज पेबल, ठीक है, ओके। तो पे वो पर्सन होता है जिसको लास्ट में पेमेंट करनी होती है, मतलब जिसको पैसे मिलते हैं लास्ट में, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल के अंदर हमारे पास क्या है
ये एक टाइम पीरियड को शो करता है जाके, ठीक है, कि कब इसको करना है कब नहीं करना है, तो उसको दिखाता है। टर्म जो होती हैं वो आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक होती है आपकी आफ्टर डेट, ठीक है, और एक होती है आपकी बिफोर डेट, ठीक है। इसको हम डीपली थोड़ा बाद में समझेंगे, अभी हम इतना समझ लेते हैं कि टर्म को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक बिफोर डेट की कंडीशन में और एक किस में, आफ्टर डेट की कंडीशन में। जैसा कि मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ फिर भी, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इनके बेस पे, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, आप देखेंगे ज़रा ध्यान से सुनेंगे। Period intervening between the date on which a bill is drawn and that on which it becomes due is called term of the bill, ठीक है। मतलब कि वो टाइम पीरियड जब बिल आपका क्या किया गया है, ड्रॉन किया गया है, ठीक है, और जब तक के लिए किया गया है उसको, ठीक है, दैट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू, मतलब जब इसकी पेमेंट होगी जाके। तो जो टाइम पीरियड है, जैसे कि मान लीजिए आज मैं इसको एक बिल बना कर देता हूँ, आज तारीख है 9, ठीक है। तो आज अगर 9 तारीख है तो मैंने 9 तारीख को बिल बनाया, तो और 2 महीने के लिए बनाया। तो अभी मंथ कौन सा चल रहा है, जनवरी। तो जनवरी से फरवरी हो जाएगा, फरवरी से मार्च हो जाएगा, ठीक है, 2 महीने हो गए। तो 2 महीने के बाद जो 9 तारीख आएगी मार्च में जाके, जो टाइम पीरियड है ये टर्म ऑफ बिल है कि कितने समय के लिए बनाया गया है। समझ में आई बात। तो ये कंडीशंस होती है, ओके। इसी के अंदर हमारे पास होता है एक कंडीशन ये भी मानी जाती है आफ्टर द डेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने तो बिल बना कर दिया, बट आपको कब रिसीव हुआ जाके, आपने कब देखा, उस दिन से उसको काउंटिंग की जाती है, ठीक है। उसको हम आफ्टर डेट बोलते हैं, ठीक है। और बिफोर डेट का मतलब आपका अलग हो जाता है, जिस दिन मैंने आपको दिया एक तरीके से उसी दिन आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है, इफ़ अ बिल इज़ ड्रॉन आफ्टर साइट द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइटनिंग। कहने का मतलब है कि आफ्टर साइट का मतलब है जिस दिन आप बिल उसे देखोगे। जैसे मैंने आपको तो 9 तारीख को दिया था, लेकिन आपको वो मिला 10 तारीख को या 11 तारीख को जाके बिल, बाई कुरियर बाई पोस्ट जैसे भी, तो उस दिन से उसकी टाइमिंग शुरू मानी जाएगी टर्म ऑफ बिल की, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, नंबर 5 जो है वो है हमारे पास ड्यू डेट। क्या है ड्यू डेट? ड्यू डेट जो होती है वो एक तरीके से वो डेट मानी जाती है जिस दिन आप बिल का टाइम पीरियड ख़त्म होता है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो होता है वो ओवर हो जाता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो जिस दिन बिल की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। क्लियर है? ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, मतलब उस दिन की डेट होती है जिस दिन बिल की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है 6th पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा। डेज ऑफ ग्रेस का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि जो भी आप बिल इशू करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग, 1 जनवरी 2022 को मैंने बिल को ड्रॉ किया, बिल्स को ड्रॉ किया, ओके, ड्रॉन हुआ, और फॉर 3 मंथ्स, ओके, 3 महीने के लिए हमने एक बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी को, ठीक है। और 3 महीने बाद इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे तो डेट आनी चाहिए 1 अप्रैल, है ना, ख़त्म होने के बाद 3 मंथ्स, है ना, 1 अप्रैल 2022 होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स का हो गया, बट हमारे इसमें जो ग्रेस पीरियड का टाइम पीरियड दिया गया है कि जो भी डेट ख़त्म हो रही है इसके अलावा 1 तारीख को, इसके अलावा आपको 3 डेज ग्रेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिलता है, जिसे हम ग्रेस पीरियड के नाम से बोलते हैं। भाई फिक्स डेट है और उसके बेस पर हम उसको क्या कर देते हैं कि 3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं, भाई चल पेमेंट करने के लिए हमने आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। तो इसका मतलब है इसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा जाके
मैच्योरिटी डेट जिसे हम बोलेंगे, आगे जाके देखेंगे हम लोग इसको, तो वो हो जाएगी 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक, तो टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद 3 दिन हमने ग्रेस दिए, तो कितनी तारीख आ जाएगी, 4 अप्रैल हो जाएगा जाके उसका, ठीक है। 4 अप्रैल मेरे पास डेट आ जाएगी, और वो भी 2022 की, ठीक है। तो जो 3 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं वो मेरे ग्रेस पीरियड की तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस में इसमें ये दिया गया, इट इज़ कस्टम टू ऐड द डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। ये रिवाज है, इसमें बताया गया है कि हम जो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा था उसके अंदर 3 दिन का ग्रेस पीरियड ज़रूर देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार कोई हॉलीडे आ जाए, जैसे संडे पड़ गया, तो उसके अलावा, मतलब 1 तारीख को ही अप्रैल है और 1 तारीख को ही संडे भी पड़ रहा है, तो इसके अलावा तो 3 दिन हमारे काउंट एक्स्ट्रा हो ही रहे हैं। बट मान लीजिए 1 तारीख को शनिवार पड़ रहा है और संडे आ गया, तब आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा होकर वो 5 तारीख तक पहुंच जाएगा जाके, ठीक है। वर्किंग डेज को काउंट किया जाता है इसमें, ठीक है। इन इफ ड्यू डेट्स फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे द बिल विल बी पेबल ऑन द प्रिसीडिंग वर्किंग डेज, ठीक है। कहने का मतलब है बैंकिंग जैसा काम करती है ना वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग, वैसे इसके भी वर्किंग डेज काउंट होते हैं जाके, ठीक है। तो ये था हमारा डेज ऑफ ग्रेस का पॉइंट, और मैच्योरिटी डेट भी आपको मैंने बता दी साथ के साथ में, तो ये भी आपके पास क्लियर हो गया। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताएं मुझे, और मेरे को रिप्लाई करें, जैसे भी कर सकते हैं, कमेंट करके, जैसे भी करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई पॉइंट इसमें क्लियर ना हो तो मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है। होप सो आप इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको जल्द ही इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, लेकिन पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।